हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। काफी दिनों बाद मैं फिर से आ रहा हूं क्योंकि बीच में कहीं बिजी हो गया था। तो कोई बात नहीं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बिहार एस्पेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार एस्टेट, और वो भी हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स। इसका आज एक प्रैक्टिस कराएंगे, मॉडल पेपर टेस्ट 1। और ये जो टेस्ट 1 होगा पूरा 100 क्वेश्चंस का होगा। कितने? 100 क्वेश्चन, क्योंकि कॉमर्स का जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो टोटल 100 क्वेश्चंस ही होगा। ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ही जो पिछले एग्जाम्स हमारे हुए हैं, उस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोगों को क्या नाम है पढ़ाएंगे। क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज करिए कि 3-4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो उन सारे शिफ्टों को जब सॉल्व कराया जाएगा तो पक्का है उसमें से कुछ क्वेश्चन तो मैच कर जाएंगे। आपका 2-3 मॉडल पेपर में टेस्ट करा दूंगा, मैंने प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन हेल्प मिल जाएंगे। जहां से ही क्वेश्चन मिले तो उसको ले लेना चाहिए, उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक चीज और, ये जो मॉडल पेपर मैंने ये प्रोवाइड किया है, देखे होंगे जो हमारे कोर्स में है, बच्चे लिए हैं, वो उसी का वही मॉडल पेपर है। उसका आंसर उसमें नहीं दिया गया है, यहां से भी मैच वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, सारे यूनिटों से कवर किया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन सभी यूनिटों से लिया गया। तो ये स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं उससे। और साथ में ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के जो कोर्सेस वगैरह होते हैं उससे भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार शुल्क खाता, मतलब रॉयल्टी अकाउंट है। बताना है आपको कि रॉयल्टी अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। रॉयल्टी अकाउंट दिया गया है वास्तविक खाता, माने रियल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद से अवास्तविक खाता, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये गलत है, अवास्तविक खाता नहीं होगा। यहां पे हम लिखेंगे व्यक्तिगत खाता, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है नाममात्र का खाता, और इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, क्योंकि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाममात्र। पूछा जा रहा है यहाँ की जो रॉयल्टी अकाउंट है ये किस टाइप का खाता है, क्या रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो आपसे बता दें कि जो हमारा रॉयल्टी अकाउंट है, रॉयल्टी क्या है, एक तरह से एक शुल्क है, एक तरह से खर्च है। खर्च का कोई भी अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, अर्थात नाममात्र का खाता होता है। अब आते हैं दो दो क्वेश्चनों के सेट पर, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर दे कि अच्छे से आ जाए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम किराए को कहते हैं, मतलब मिनिमम रेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई, न्यूनतम जो हमारा किराया है उसको स्थिर किराया भी कहा जाता है और मृत किराया भी कहा जाता है। उसी के कई सारे नाम हैं, तो उसमें से न्यूनतम किराया को स्थिर किराया, मृत किराया अर्थात दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है, अधिकार शुल्क की गणना की जाती है। जो हमारा रॉयल्टी है इसकी काउंटिंग किस बेस पर की जाती है। ऑप्शंस हमारे हैं दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर, उत्पादन या बिक्री के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी का मतलब होता है कि सपोज करिए कि हमें जमीनों से कुछ निकला, हम पुस्तकें लिख रहे हैं या कहीं खान निकल गया, वो उसका अधिकार हम किसी आदमी को दे रहे हैं और वो आदमी उसके बदले में हमको एक रेंट दे रहा है। तो वह रेंट किस बेस पर देगा, प्रोडक्शन के बेस पर या बिक्री के बेस पर। कि जितना हम उत्पादन करेंगे उसी के बेस पर हम आपको शुल्क देंगे, जितना आप सेलिंग करेंगे उसके बेस पर हम शुल्क देंगे। तो ऑप्शन सही क्या है, सी ऑप्शन सही है।
ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां से कुछ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक डेफिनेशन दिया गया है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। मैंने सांख्यिकी क्या है? एक अनुमान लगाने वाली चीज है, एक संभावना व्यक्त करती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? वाडिंगटन, सेलिंगमैन, बाउले और केंडाल। तो याद रखिएगा, वाडिंगटन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है कि प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। देखिए, आंकड़े मीन्स होता है डाटा। ये जो हमारे डाटा होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है कि ऐसे डाटा जिसमें इन्वेस्टिगेटर मतलब अनुसंधानकर्ता पहली बार एकत्र करता है, बिल्कुल नए सिरे से करता है, वो प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा का मतलब है कि पहले से कलेक्ट किया गया है और उसके बेस पर हम दूसरा डाटा तैयार कर रहे हैं। तो वह डाटा कहाँ से लिए जाते हैं? जैसे न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, बुकों से, डिफरेंट जगहों से। तो प्रकाशित आंकड़े मतलब ऐसे डाटा जो पब्लिश हैं, वो किस तरह का डाटा कहलाते हैं? तो भाई वो द्वितीयक समंक कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक समंक होते हैं मतलब प्राइमरी डाटा होते हैं, मौलिक अमौलिक दोनों कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि प्राइमरी डाटा जो होता है पहली बार एकत्र किए जाते हैं, बिल्कुल नए सिरे से एकदम फ्रेश होते हैं, इसलिए मौलिक होते हैं। अगला ये भी स्टडीज का है कि बहुलक होता है। बहुलक किसको कहते हैं? कि जिसकी आवृत्ति बार बार आए, जो सबसे बड़ी संख्या हो। तो दिया है कि प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, मतलब बहुत सारे जो डाटा दिया है जिसकी आवृत्ति, जो भी डाटा या अंक दिए गए हैं वो सबसे अधिक बार यूज की गई हो, उसे हम बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी सांख्यिकी का ही क्वेश्चन है, कहीं से कुछ थोड़ा सा ज्यादा उठ गया होगा, कहीं से कम उठ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होती है कहलाता है। मतलब वो कौन सी सांख्यिकी माध्य है जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होती है? मतलब कि उस डाटा पर, उस अंक पर, उस संख्या पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कौन सी सांख्यिकी माध्य है? समांतर माध्य, माध्यिका, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य। तो माध्यिका एक ऐसी चीज है जो चरम माध्यों से प्रभावित नहीं होती है। माध्यिका में मतलब सारे डाटा का काउंटिंग तो की जाती है, मगर उसका ऐड नहीं किया जाता है, कहीं भाग नहीं दिया जाता, कहीं और यूज नहीं किया जाता। अगला है अल्प असमिति आवृत्ति वितरण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लिखा है अल्प असमिति आवर्त वितरण में पूछ रहा है कि कौन सा सिचुएशन सही है। बताइए भाई, कौन सा सिचुएशन सही है? माध्य बराबर होता है माध्यिका माइनस भूयिष्ठक माने बहुलक। मतलब कि x बार इक्वल टू मेडियन माइनस 2z। क्या यह सही है? गलत है। माध्यिका बराबर 3 भूयिष्ठक माइनस 2x बार, मतलब m इक्वल टू 3z माइनस 2x बार। क्या यह सही है? ये भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि भूयिष्ठक इक्वल टू मतलब z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। क्या यह सही है? यही सही है। और नीचे वाला तो गलत है। पूछ रहा है कौन सही है, तो सही ऑप्शन हमारा सी, क्योंकि ये हिंदी में लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा है, तो शॉर्ट वाला जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से कुछ ऑडिटिंग का क्वेश्चन उठ गया। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्टों से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आएगा। पूछ रहा है कि अंकेक्षक का उद्देश्य है। अंकेक्षक नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। अंकेक्षण का उद्देश्य बताइए, ऑडिट का क्या उद्देश्य है? जालसाजी का पता लगाना, लिप की अशुद्धियों का पता लगाना, सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना, उपयुक्त सभी।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। यदि सिंपल तरीके से पूछा जाए कि अंकेक्षण का उद्देश्य है, तो भाई अंकेक्षण का उद्देश्य जल सदी का पता भी लगाना है, लेखकीय शुद्धियों का पता लगाना भी है, सैद्धांतिक अशुद्धियों का भी पता लगाना है, सही है। लेकिन अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यदि पूछे तो वहां ध्यान दीजिएगा वह वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन व सत्यापन करने का कार्य ऑडिट में किया जाता है। अगला है, कंपनी में अंकेक्षक को हटाया जा सकता है। पूछा जा रहा है कि एक ऑडिटर को कंपनी में कैसे हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है? तो प्रबंध संचालक के द्वारा, किसी एक संचालक के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा कि आम सभा द्वारा? तो भाई एक ऑडिटर को कौन हटा सकता है? आम सभा, मतलब अंशधारियों की सभा। सही ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है? ऑडिटर कौन नियुक्त हो सकता है? ऑडिटर किसको नियुक्त किया जाता है? एक कंपनी को, एक व्यक्ति को, साझेदारी फर्म को, उपयुक्त सभी को? तो भाई एक कंपनी, एक व्यक्ति को अंकेक्षक ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है। एक अंकेक्षक होता है चौकसी करने वाला कुत्ता, शिकारी कुत्ता, क्रोधी कुत्ता, लालची कुत्ता, भाई रखवाली करने वाला कुत्ता होता है। नोटिस, क्योंकि यह बात किंगस्टन कॉटन मिल्स में कही गई है कि एक ऑडिटर होता है वो रखवाली करने वाला कुत्ता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि सूचना देकर साझेदारी समाप्त की जा सकती है। केवल एक पार्टनर अपने फर्म के जो अन्य पार्टनर को इंफॉर्मेशन देकर कह देता है कि साझेदारी बंद, आज से साझेदारी नहीं चलेगी। तो कौन सी साझेदारी होती है? वह होती है आपकी साझेदारी ऐच्छिक होती है, वहां पे इसका प्रयोग दिया जाता है केवल सूचना। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर दें ताकि ये ऊपर आ जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर है, आंसर नीचे है। एक अभ्यस्त को किसी साझेदारी फर्म का साझेदार, एक नाबालिग को किसी साझेदारी फर्म का साझेदार, आंसर क्या है? बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से लाभ का हिस्सेदार बनाया जा सकता है, और किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तब बनाया जा सकता है। सही आंसर क्या है? कि यदि एक साझेदार नाबालिग है और साझेदारी फर्म में उसे साझेदार बनाना है, तो उसे सभी साझेदारों की सहमति से लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है ना? बाकी वो कोई काम नहीं करेगा, केवल स्पष्टीकरण ले सकता है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अगला, एक बृहद आकार के उद्योग की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? पूछा जा रहा है कि एक बड़े आकार की उद्योग की स्थापना, माने बड़े आकार की फैक्ट्री लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिस्टम कौन सा है? संयुक्त स्कंध कंपनी, साझेदारी, एकल स्वामित्व, सहकारी? तो भाई बड़े आकार का लगाना है तो कंपनी ही बन सकती है, और तो ये सब छोटे छोटे हैं। भारतीय रेलवे का संगठन किस प्रकार का स्वरूप है? इंडियन रेलवे पूछा जा रहा है, इसका जो बिजनेस का आकार है वो किस आकार का है? सार्वजनिक निगम है ना, विभागीय उपक्रम है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? विभागीय उपक्रम है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। कुछ टाइपिंग इसमें छूट गई है, उसको आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि भारतीय जीवन बीमा का संगठन का स्वरूप कैसा है? मतलब LIC ऐसे समझिए, ये किस तरह का संगठन है? LIC बताइए। विभागीय उपक्रम है ना, सहकारी उपक्रम है ना, सार्वजनिक निगम है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है। देखिए होंगे, इसीलिए लिखा होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विशिष्ट कंपनी तो है नहीं, तो सही ऑप्शन सी है। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? यहां ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम, चूंकि इस सब अभी हाल ही वाला दे रहा है,
जो नया वाला है कंपनी एक्ट 2013, तो नया वाला दे रहा है तो इसके मतलब कौन सा होगा भाई? 2013 वाला है तो 1 अप्रैल को लागू हुआ। सपोज करिए कि इसमें वर्ष आपका 56 का भी दिया रहता तो 56 वाला लागू हुआ, क्योंकि उसमें पहली बार ये तो नहीं कह रहा है कि नया कब लागू हुआ था, पुराना कब लागू हुआ था, वैसे कहा रहता तो 56, अब कुछ नहीं कहा है तो 13। यदि अगल बगल के डेट दिए गए हैं तो समझिएगा 13 वाला है, पुराना डेट दिया गया है तो पुराना वाला है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। भाई ये कंपनी का निर्माण कैसे किया जा सकता है? संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, सामान्य कानून द्वारा, विनियोगों में आपसी अनुबंध द्वारा, सदस्यों की स्थिति में। कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण कैसे किया जा सकता है भाई? जल्दी से बताइए, थोड़ा आंसर भी बताते रहिए। सामान्य कानून द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जब भी कंपनी स्थापित होती है तो या तो कंपनी अधिनियम 1956, अब 56 खत्म हो गया है तो 13 चल रहा है, तो कंपनी अधिनियम 2013 क्या है? एक कंपनी का सामान्य कानून है। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है, मैंने पूछा जा रहा है डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? अब संपत्ति है, दायित्व है, व्यय है, आगम है, जल्दी से बताइए क्या है? डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट किस तरह का अकाउंट है भाई? ये क्या है? एक तरह की लायबिलिटीज है। क्या है? एक तरह की ये आपकी लायबिलिटीज होती है। अब क्यों? देखते होंगे लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। थोड़ा सा इसको जूम करें कि ये आ जाए। देखिएगा 2 ऑप्शन ऊपर दिया है और 2 ऑप्शन नीचे है पेज बदलने पर। ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। मैंने डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होता है इसको क्रेडिट कहां किया जाता है? ऋण पत्र खाते में, ऋण पत्र शोधन कोष खाते में, ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग खाते में, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कहीं न तो कहीं किया ही जाता होगा। बताइए कहां किया जाता है भाई? देखते होंगे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका जो बैलेंस होता है, पूछा जा रहा है इस बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है? तो भाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में। कहां किया जाता है? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू पत्र जो सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? घरेलू पत्र केवल सुपुर्दगी मात्र से ट्रांसफर हो जाते हैं। पंजीकृत ऋण पत्र, प्रथम ऋण पत्र, द्वितीय ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र। बताइए, बहुत ही सिंपल है, नाम ही से स्पष्ट है, यदि पढ़े होंगे तो कंफर्म होता होगा। सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित होने वाले जो डिवेंचर होते हैं वो वाहक ऋण पत्र होते हैं, जो शीघ्र भुगतान करने के लिए, शीघ्र पैसा प्राप्त करने के लिए, तुरंत जरूरत पूरा करने के लिए इशू किए जाते हैं। अगला है निवास के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, अब इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन आ गया, उधर कंपनी का था। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? करदाता 3 होते हैं, आपको बताए थे। 3 कौन कौन से होते हैं? निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। सही ऑप्शन क्या है? 3। अगला ये भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में कृषि आय कर मुक्त है किस दशा में? साधारण निवासी, अनिवासी, निवासी, अनिवासी, कर योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विदेश, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा।
ये होना चाहिए क्वेश्चन, पाकिस्तान में कृषि भूमि से आय कर योग्य होना चाहिए, कर योग्य है। इसका मतलब ये हो गया कि विदेश में स्थित कृषि भूमि से आय कर योग्य होती है। तो ध्यान दीजिएगा, विदेश में स्थित कृषि भूमि से आय केवल निवासी की दशा में कर योग्य होती है। असाधारण जो निवासी होता है इस दशा में नहीं होती है, और अनिवासी की दशा में भी नहीं होती। वही भारत में है, तीनों ही दशा में कर मुक्त होती है। अगला है, कर मुक्त आय का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? कर मुक्त आय, एग्जम्प्टेड इनकम, पढ़े होंगे, बताइए कौन सा है? एग्जम्प्टेड इनकम, धारा 10, एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। कुछ पॉइंट जो हैं जो आपको एग्जैक्ट याद करना है। अगला कह रहा है कि संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता, सैलरी का क्वेश्चन है। सांसद सदस्य को प्राप्त होने वाला जो दैनिक भत्ता है ये कहां कर योग्य होता है भाई? कर योग्य होता भी है कि नहीं होता है? तो यह आपका सांसद सदस्य को प्राप्त होने वाला जो भत्ता होता है वो कर योग्य नहीं होता है, वो पूर्णतः कर मुक्त होता है। सांसदों और विधायक को जो भत्ते मिलते हैं अपने क्षेत्र के दौरा करने, उत्थान करने, विकास करने, सहयोग करने के लिए, वो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। अगला है, भारतीय करेंसी जारी करती है, माने इंडियन जो करेंसी है वो कौन जारी करता है? आरबीआई, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, उद्योगपतियों का संघ, वाणिज्य मंत्रालय। कौन करता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेंसी कौन इशू करती है? आरबीआई। इसका हाँ। अगला है, विदेशी विनिमय के नियमन और प्रबंध की शक्ति है, माने फॉरेन एक्सचेंज पर जो रूल रेगुलेशन बनाने का पावर किसके पास है? आरबीआई के पास, सेबी के पास, वित्त मंत्रालय के पास, विदेश मंत्रालय के पास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सही ऑप्शन आरबीआई के पास। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चनों का हेल्प जरूर मिल जाएगा। अगला है, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया, मतलब जो हमारा फेमा है, फेमा कानून कब लागू किया गया? जुलाई 2002 में, जून 2000 में, जनवरी 2000 में, फिर 1 जून 2004 में। कब लागू किया बताइए जल्दी से, सोचिए, थोड़ा सा आप भी आंसर दे दीजिए। 1 जून 2000 को लागू किया गया था। अगला है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का सभापति कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल का जो चीफ होता है, हेड होता है, सभापति होता है, कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट का, जिले का कलेक्टर, जिला फोरमैन का सभापति, जिला आपूर्ति अधिकारी, मुख्यमंत्री। बताइए कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 31, बताइए कौन होता है? चलिए मुख्यमंत्री काट दिए, इन तीनों में से ही एक होता है। कमेंट बॉक्स में इसको आंसर आप लोग दीजिए। चलिए एक और काट दे रहे हैं। अब ये मान के चलिए इन दोनों में से, रुक जाओ जी, इन दोनों में से एक होता है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कुछ हेल्प कर दिए आपको, 2 क्वेश्चन माइनस कर दिए। नेक्स्ट है, जिला फोरम में अध्यक्ष के अतिरिक्त होने चाहिए कम से कम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जो एक हेड होता है, अध्यक्ष होता है, उसके अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? बताइए कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। अगला है, जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, जिलाधिकारी, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चारों में से बताइए कौन करता है?
राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब देखिए कुछ अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। विनिमय साध लेख पत्र लॉ से रिलेटेड भी है, जिससे भी मानिए, क्योंकि ये कई जगह यूज में आता है। विनिमय साध लेख पत्र अधिनियम कब लागू हुआ? 1 मार्च 1981, 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1880, 1 जुलाई 1883। तीनों में से जल्दी से बताइए कौन सा होगा, चारों में से। सही आंसर क्या है? विनिमय साध लेख पत्र। ये कई जगह पढ़े होंगे, देखे अकाउंट पढ़े होंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा, बिजनेस पढ़े होंगे तो उसमें भी बिजनेस में होगा। चलिए इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइए। हुंडी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिक्री बिल, खूंखा, पुर्जा, इनमें से सभी। भाई हुंडी को ये सब नामों से जाना जाता है, क्योंकि हुंडी के प्रकार है जिक्री बिल, खूंखा और पुर्जा। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसको 9 मिले तो ढूंढ कर बताइएगा, देखिए बताइएगा जरूर। अगला है विनिमय बिल होता है। विनिमय बिल भाई क्या होता है? शर्त रहित होता है, आज्ञा पत्र होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है और मुद्रांकन रहित होता है। क्या होता है विनिमय बिल पत्र? क्या होता है? एक लिखित आज्ञा पत्र होता है। चूंकि अब देख रहे होंगे शर्त रहित होता है, बात सही है, शर्त होता है, लेकिन रियल में वो क्या होता है? एक लिखा हुआ पेपर होता है। अगला है हाँ, अगला क्वेश्चन है, आंसर नीचे है। चेक का रेखांकन नहीं कर सकता है कौन? लेखक, धारक, बैंकर, एजेंट। चेक का रेखांकन सभी लोग जानते हैं किया जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है कौन चेक का रेखांकन नहीं कर सकता है? 37 नंबर, जल्दी से बताइए। एजेंट नहीं कर सकता है, लेखक कर ही सकता है, जो पाएगा वो भी कर सकता है, बैंकों कर सकता है। अगला, वस्तु विनिमय अधिनियम लागू होने की तिथि क्या है? वस्तु विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ, बताइए। एक जनवरी 1930, पहला ही आंसर सही दिख गया है, ठीक ना, क्योंकि सबका डेट 1930 ही है। निम्नलिखित माल है, पूछा जा रहा है कि इसमें से माल क्या है? क्या स्टॉक माल है? बिल्कुल है। घास क्या है? माल है। अब वो रोड पर चलता हुआ घास नहीं, बहुत सारे लोग घास का बिजनेस किए रहते हैं। उगती फसल, उसके लिए भी माल है। 3 में से सभी होगा। अगला है, वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है। पूछ रहा है वस्तु विक्रय अधिनियम किस पर लागू होता है, बताइए। चल संपत्ति के बारे में। यही सही हो जा रहा है, पहले ही ऑप्शन सही है। वस्तु विक्रय अधिनियम कहां लागू होता है? चल माने चालू संपत्ति। भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू होने की तिथि क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1850, 1 सितंबर 1872, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947। बताइए सही ऑप्शन क्या है इसमें। भाई पहले डेट याद कर लीजिएगा, ये वाला डेट ना याद हो तो ये तो जरूर याद होना चाहिए 1872 में, क्योंकि जब डिफरेंट डेट रहेगा तो डेट से ही पकड़ में आ जाएगा। अगला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है। अनुबंध की परिभाषित, मतलब अनुबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2 धारा 2 क, धारा 2 ख, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसमें कहा गया है? धारा 2 जो में ठहराव के लिए आवश्यक है वचन। और जब हम किसी से ठहराव करते हैं, मतलब हम किसी से बात करते हैं, डील कर लेते हैं अपनी बात को, तो वहां पे क्या होता है? वचन दिया जाता है। वचन के साथ क्या क्या होता है? वचन के साथ एक और भी चीज उसे मिलती है, क्या बताइए। प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, अनुबंध, इन चारों में से एक जरूर होता है। जब ठहराव तभी माना जाता है जब वचन और एक चीज और भी मिले, क्या? उसमें ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल का होना जरूरी। ठहराव तभी पूर्ण माना जाएगा। वचन देने का मतलब है कि उसने अपनी हामी भर दी, स्वीकृति दे दी, प्रॉमिस कर लिया।
लेकिन वो तब जब उस पर एक निश्चित प्रतिफल, जब ऐसे मान लीजिए हमने कुछ कह दिया, आपने मान लिया, हम कैसे भरोसा करेंगे कि भाई कि ठहरा हो गया। जब एडवांस ले लेगा, कोई दाम निर्धारित कर दिया जाएगा, तब ना ठहराव माना जाएगा। अगला है आखिर कहाँ गया जी, इधर गया। अगला है एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, अनुबंध है वर्णित है। एक परिभाषा दिया गया है कि एक ठहराव जो राजनियम माने कानून द्वारा परिवर्तनीय हो, अनुबंध है, वर्णित है किसमें? धारा 2 में, धारा 2 क में, धारा 2 ख में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसमें से? धारा 2 ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ऊपर भी था। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन है, यहां पे देखिए पूछा जा रहा है कि आदर्श चालू अनुपात क्या होता है। याद रखिएगा, जो हमारा करंट रेशियो होता है आइडियल 2:1 होता है, याद रखिएगा। पूछ रहा है आदर्श तरल अनुपात क्या होता है। लिक्विड जो हमारा रेशियो होता है आइडियल 1:1 होता है। कौन सा आंसर होगा? ये एग्जैक्ट याद रखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रेशियो एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। फिर दिया है निम्न चालू अनुपात का क्या अर्थ है। मैंने पूछ रहा है चालू अनुपात का क्या अर्थ है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की कमी, अनुकूल कार्यशील पूंजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए 47 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कौन सा है। चालू अनुपात कम होने के पीछे इसका रीजन होता है आपके पास कार्यशील पूंजी की कमी। ध्यान दीजिएगा, उच्च चालू अनुपात का अर्थ होता है कार्यशील पूंजी आपके पास अधिक है। निम्न चालू अनुपात होने का मतलब है कि कार्यशील पूंजी आपका कम है। दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात जो है इंगित होता है। दीर्घकालीन शोधन क्षमता इंगित होता है, माने दीर्घकालीन शोधन क्षमता की क्या इंगित होता है? तरल अनुपात द्वारा, ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा, पूंजी मिलान अनुपात द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा हम दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जानकारी करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है सकल लाभ अनुपात होता है। पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बीच संबंध बताता है। सकल लाभ और बिक्री लागत पर, सकल लाभ और शुद्ध बिक्री पर, सकल लाभ और सकल बिक्री पर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला हमारा क्या है कि जीपी रेशियो इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। यह किसके बीच संबंध बताता है? शुद्ध बिक्री और सकल लाभ। देखिए सकल लाभ और शुद्ध बिक्री दिया है, ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कोष का स्रोत है, कोष का स्रोत फंड फ्लो का क्वेश्चन है। कोष का स्रोत देखिएगा, कोष में दो चीजें होती हैं, स्रोत और उपयोग। पैसा आता है, जिन साधनों से स्रोत जाता है उपयोग। अब सोचिए स्रोत क्या है? वेतन का अनुभाग, ह्रास का अपलेखन, अस्थायी संपत्ति का विक्रय। अब यहां पे हमको दिख रहा है लाभांश का अनुपात। अस्थायी संपत्ति बेचेंगे, थोड़ी देर मान के चलिए, पैसा हमारे पास आएगा, संपत्ति गई पैसा आया, तो कोष का स्रोत होगा। ऑप्शन सी सही है। अब यहां पे आइए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है। गैर चालू संपत्ति का मतलब चालू संपत्ति नहीं है। स्कंद करंट एसेट्स है और पूर्वदत्त किराया करंट एसेट्स है, रोकड़ करंट एसेट है। यही तो नहीं दिख रहा है ख्याति, ये तो इंटेंजिबल भी है, फिक्स भी है। अगला क्या है क्वेश्चन? ये भी कोष प्रवाह का क्वेश्चन है। कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का क्या अर्थ है? कोष का क्या अर्थ है? फंड का क्या अर्थ? बताइए जल्दी से। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व,
बराबर फंड। ये फार्मूला उस पर सटीक बैठता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ के अंतर्गत नहीं आता? पूछ रहा है रोकड़ के अंतर्गत नहीं आता। अस्थायी संपत्ति क्या करे, ध्यान दीजिएगा, रोकड़ के अंतर प्रवाह है, ये गलत टाइपिंग हो रहा है, अंतर प्रवाह। कैश फ्लो का क्वेश्चन है, रोकड़ में दो तरीके के प्रवाह होते हैं, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह। अंतर प्रवाह माने रोकड़ का आना, बाह्य प्रवाह माने पैसे का जाना। अंतर प्रवाह नहीं पूछ रहा है, अस्थायी संपत्ति का, अस्थायी संपत्ति खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। माल का विक्रय करेंगे तो भी क्या होगा, पैसा आएगा। अस्थायी संपत्ति का विक्रय करेंगे तो पैसा आएगा। इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आप आंसर क्या है? 53। सही ऑप्शन तो वही दिख रहा है, अस्थायी संपत्ति खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। ये रोकड़ का बाह्य प्रवाह है। बाह्य प्रवाह मतलब आउटफ्लो। आगे, निम्नलिखित में से कौन रोकड़ बहिर्गमन नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि कैश आउटफ्लो नहीं है। रोकड़ बहिर्गमन माने कैश आउटफ्लो। पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि, रहतिये में वृद्धि, प्राप्त बिल में वृद्धि, अदत्त व्यय में वृद्धि। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, कठिन भी है। बताइए कौन रोकड़ का आउटफ्लो नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अदत्त व्यय में वृद्धि होगी। इसका मतलब यह है हमने बकाया लगाया मगर पैसा नहीं दिया, तो ये हमारा आउटफ्लो नहीं है, इसमें पैसा नहीं दिया। बाकी ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में पैसा जा रहा है लेकिन इसमें पैसा नहीं जा रहा। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय आयोजन की किस प्रकार के प्रारूप में सहायता करता है? जो हमारा पूछ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में किस प्रकार हेल्प करता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, अत्यंत दीर्घकालीन। बताइए किस तरह सहायता प्रदान करता है? अत्यंत अल्पकालीन सहायता, क्योंकि कैश क्या है, एकदम लिक्विड रेशियो है, लिक्विड एसेट्स है। अब थोड़ा इनकम टैक्स का फिर इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। धारा 80 है भाई, 80 DD के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती कितनी होनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, निःशक्तता के संबंध में ये जो निःशक्तता 80 DD के अंतर्गत दिया गया है, इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि गंभीर निःशक्तता, निःशक्तता यहां दो प्रकार से होते हैं, एक सामान्य निःशक्तता और एक गंभीर निःशक्तता। सामान्य निःशक्तता पर 75,000 है और गंभीर निःशक्तता पर 1,25,000। यहां पर जब मेंशन ना हो गंभीर तो आपका 75,000, और मेंशन यदि हो गया कि गंभीर तो 1,25,000। निम्नलिखित में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत होती है? इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत होगी? बताइए। प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष ये 50% वाला है भाई। राजीव गांधी फाउंडेशन ये भी 50% है। राष्ट्रीय खेल कोष, ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल, ये सब नाम जब आए तो समझिएगा 50%। बाकी जितने नामे आते हैं ज्यादा नहीं है, 6-7 हैं, वो 100% वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा 80C की कटौती लागू होती है, किस पर लागू होती है भाई? ये एक व्यक्ति को मिलती है और संयुक्त हिंदू परिवार को मिलती है। ऑप्शन ही सही। अगला है, ये तो आंसर नीचे दिया है, थोड़ा उसको जूम कर दें। हाँ, यहां अधिकार शुल्क के रूप में कम राशि से होने वाली हानि के विरुद्ध एक बीमा है। कह रहा है अधिकार शुल्क के रूप में कम राशि से होने वाली हानि के विरुद्ध एक बीमा है। ये क्या है? अल्पकाल है, माने शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट है, या स्वयं रॉयल्टी है,
या लघुकार राशि। बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा। 59। इस तरह का जब अधिकार शुल्क से कम राशि से होने वाली जो हानि के विरुद्ध जो बीमा कराया जाता है या गारंटी दी जाती है कि भाई हमको नुकसान भी होगा तो हमको इतना मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, इस तरह की जब गारंटी रॉयल्टी में दी जाती है उसको हम मिनिमम रेंट बोलते हैं। उत्पादन कम हो या अधिक हो, वो अधिक होगा तो अधिक के बेस पर मिलेगा, लेकिन कम होगा तो हमको फिक्स एक अमाउंट इतना मिलना चाहिए, ये हमारा मिनिमम रेंट कहलाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी। अगला कह रहा है क्वेश्चन, फिर रॉयल्टी से क्वेश्चन आ गया हमारा, बढ़ क्यों नहीं रहा था, थोड़ा रॉयल्टी से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं, कोई बात नहीं। अधिकार शुल्क चुकाया जाता है, किसको चुकाया जाता है भाई? प्रकाशक द्वारा लेखक को, एक व्यापारी द्वारा सरकार को, कंपनी द्वारा सरकार को, सरकार द्वारा व्यापारी। भाई प्रकाशक लेखक को देता है। लघुकार शॉर्ट वर्किंग बराबर होता है। शॉर्ट वर्किंग किसके बराबर होता है? 61 नंबर क्वेश्चन, बताइए फार्मूला क्या होता है? जब मिनिमम रेंट में से हम रॉयल्टी को घटाते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग होता है। ये फार्मूला है, पहले ही है, ऑप्शन ये सही है। पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट अधिकार शुल्क चुकाया जाता है। कॉपीराइट अधिकार शुल्क कौन चुकाता है? लेखक द्वारा प्रकाशक को, सरकार द्वारा प्रकाशक को, प्रकाशक द्वारा लेखक को, सरकार द्वारा लेखक को। पता ही किसके द्वारा चुकाया जाता है? 62। जब जो कॉपीराइट रॉयल्टी है ये भी प्रकाशक द्वारा लेखक को चुकाया जाता है। अगला है, कौन सा माध्य स्थिति माध्य? ध्यान दीजिएगा, स्थिति माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका। ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि स्थिति माध्य। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे तो दो ही ऐसे माध्य हैं जो स्थिति माध्य है। वो दो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारी माध्यिका और दूसरा है हमारा बहुलक। ये दो ही माध्य ऐसे हैं जो स्थिति माध्य है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? माध्यिका। तीसरा नहीं है कोई। अगला, ये भी स्टडी का क्वेश्चन है। श्रेणी में बहुलक की आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम बार होती है, शून्य बार होती है, सबसे अधिक बार होती है, सभी स्थितियों में संभावना सबसे अधिक बार होती है। समूहन रीति, ग्रुपिंग मेथड्स किससे संबंधित है? तो भाई ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग बहुलक में किया जाता है, ठीक ना, याद रखे रहिएगा, जानते होंगे आप लोग। अब ये देखिए, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है। ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। गुडविल जानते होंगे, किसी व्यक्ति की नाम, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, ठीक ना। अब उसमें जो ख्याति का स्वभाव है आप पढ़े होंगे, ये कुत्ते की स्वभाव की होती है, चूहे की स्वभाव की होती है और बिल्ली की स्वभाव की होती है। अब पूछा जा रहा है कि ख्याति का मूल्य सर्वाधिक, सबसे अधिक मूल्य वाली ख्याति कौन सी होती है? भाई बिल्ली वाली होती है। मालिक कहीं भी जाए जगह की कीमत बनी रहेगी। अगला है, ख्याति के मूल्यांकन की विधि है। गुडविल का वैल्यूएशन की कौन कौन सी विधि है? शुद्ध लाभ विधि, परिचालन विधि, अधिलाभ विधि और पूंजी संचय विधि। बताइए इसमें से कौन सा है? सामने दिख रहा है एक ठो है, कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। एक तो औसत के आधार पर है, औसत लाभ के आधार पर, अधिलाभ के आधार पर, वार्षिकी के आधार पर, पूंजीकरण के आधार पर। चार विधियां होती है, एक गुप्त ख्याति भी होती है। तो अधिलाभ इसमें ऑप्शन दिया है, ये सही है। अगला क्वेश्चन अकाउंट का, कि दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली पुस्तक लिखने वाले कौन थे? दोहरा लेखा प्रणाली पर कौन पुस्तक पहली बार लिखा होगा? लुकस पैसियाली, कोल्स, एडवर्ड जोन्स, ओल्ड कैसल। बताइए जल्दी से कौन आदमी लिखा होगा? जो दोहरा लेखा प्रणाली का विकास किया होगा वही ना लिखा होगा, लुकस पैसियाली। अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रत्येक व्यवहार का लेखा किया जाता है कहां?
एक खाते में दो पक्षों में, दोनों खाते के ऋण पक्ष में, दोनों खाते के धनी पक्ष में, एक खाते के ऋण पक्ष में, दूसरे खाते के धनी पक्ष में। यही ऑप्शन सही है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में। अगला है दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है? दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है? प्रारंभिक खाते की स्थिति में, अंतिम खाते बनाने की स्थिति में, सारांश और वर्गीकरण की स्थिति में। बताइए 70 कौन सा ऑप्शन सही है? जब क्लासिफिकेशन मतलब खाता बही बनाया जाता है तभी ना खतौनी की जाती है। जनरल एंट्री से खाता बही में ट्रांसफर किया जाता है, उसी प्रोसेस को खतौनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद रकम निकाली गई, उसे क्रेडिट किया जाना चाहिए। माने एक व्यापार का मालिक अपने घरेलू खर्च के लिए नगद पैसा निकाला, उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं? आहरण खाता में, पूंजी खाता में, क्रय खाता में, रोकड़ खाता में। जल्दी से बताइए, अकाउंट का क्वेश्चन है भाई, रोकड़ खाता में। ठीक है, क्योंकि एंट्री इसकी ड्राइंग की क्या होगी बताइए? ड्राइंग की एंट्री क्या होती है जब व्यापार के में निजी प्रयोग के लिए निकाला जा रहा है? ये ना होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश निकाल रहा है तो कैश, और गुड्स निकाल रहा है तो गुड्स। पैसा निकालेगा तो गुड्स को क्रेडिट किया जाएगा, नहीं तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। उधार बिक्री निम्न में से किसमें अभिलिखित किया जाता है? उधार बिक्री का लेखा कहाँ किया जाता है? विक्रय बही में किया जाता है। एक और क्वेश्चन है, रोकड़ विक्रय किसमें दर्ज किया जाता है? रोकड़ माने नगद में बेचा सामान, रोकड़ बही में दर्ज किया जाएगा। और कहां दर्ज किया जाएगा भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रय पर दिया गया बट्टा क्या है? यदि विक्रय पर बट्टा दिया जाता है वो क्या है? ग्राहक के खाते में डेबिट किया जाएगा, ग्राहक के खाते में क्रेडिट किया जाएगा, लाभांश खाते में डेबिट किया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल है, विक्रय पर दिया गया बट्टा। देखिएगा, क्रय पर जब बट्टा होता है तो उसको हम कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के हम डेबिट साइड। और सेल पर बट्टा होता है तो उसको हम कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहां सामने लिखा है लाभांश खाते के डेबिट साइड। अगला है, एक साझेदारी फर्म में ऋणों के लिए साझेदारों का दायित्व होता है। एक साझेदारी फर्म में ऋण के लिए साझेदार की लायबिलिटी कैसे होती है? संयुक्त दायित्व, व्यक्तिगत दायित्व, संयुक्त तो व्यक्तिगत दायित्व, सीमित दायित्व। बताइए जल्दी से कौन सा होता है? संयुक्त व्यक्तिगत दोनों होता है, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि आहरण की तारीख 9 बताई गई हो तो आहरण पर ब्याज कितने महीने की लेनी चाहिए? आहरण पर ब्याज की तारीख पहले से 9 बताई गई हो तो आहरण पर ब्याज कितने महीने का लेना चाहिए? बताइए। 6 महीना, क्योंकि 3 तरीके होती है, महीने के आरंभ, महीने का मध्य, महीने का अंत, तो बीच वाला माना जाता है 6। अंतिम खाते तथा वित्तीय विवरण पत्रों से तात्पर्य। अंतिम खाते से यहाँ क्या तात्पर्य है? चिट्ठा, लाभन खाता, व्यापार खाता, सब अंतिम खाते में ये तीनों चीजें शामिल होती हैं, जानते ही होंगे। याद रखे रहिएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ तो मिल ही जाएगा। व्यापारिक खाता माने व्यापार खाता, ट्रेडिंग का किस टाइप का खाता है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नामात्र खाता है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए। 78 ट्रेडिंग अकाउंट चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों नामात्र का खाता है। व्यापार खाते का शेष क्या दर्शाता है भाई? कुल लाभ या कुल हानि, माने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये तो सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम लेखांकन प्रमाण कब घोषित किया गया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब घोषित किया गया? इसी में से एक ऑप्शन है, बड़ी अच्छा ऑप्शन है, शुरू में दिख जाएगा
1979, ठीक है। वैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1977 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन सही रूप से ये 1979 में ही लागू हुआ। अगला है समता अंशधारी। समता अंशधारी एक कंपनी का क्या होता है? समता अंशधारी कंपनी का मालिक होता है। कोई शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं। पूर्वाधिकार अंश किस प्रकार के अंश होते हैं? दो तरीके के अंश होते हैं, समतांश, पूर्वाधिकार अंश। समतांश का मतलब होता है जिस पर कंपनी के समापन के समय पूंजी सबसे अंत में, उस पर लाभांश सबसे अंत में पाने का अधिकार होता है, समता। और जिसको पहले ये दोनों चीज पाने का अधिकार होता है वो पूर्वाधिकार। देखिए कहीं लिखा है, निश्चित दर से लाभांश तथा समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। ऐसे अंश को समतांश कहा जाता है। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध किससे है? एक कंपनी में वापसी खरीद, बाईबैक का संबंध किससे है? वो है संचयी और गैर भागी अपरिवर्तनशील ऋण पत्र से। अगला देखते हैं, अधिकृत पूंजी से क्या तात्पर्य है? एथोराइज कैपिटल किसे कहते हैं? अधिकृत पूंजी क्या होती है? अंशधारियों से मांगी गई पूंजी? बिल्कुल नहीं। अंकित पूंजी, ये तो अंकित पूंजी ही कहते हैं, इसका नामित पूंजी अंकित पूंजी का ही नाम दिया जाता है। आवंटित पूंजी ना। अंश पूंजी की अधिकतम सीमा जिसे कंपनी निर्मित करने के लिए अधिकृत करती है। सही तो ऑप्शन आपका 84 का जो दिख रहा है वो कौन सा होगा? बी। मतलब यह अंश पूंजी की वह अधिकतम सीमा है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और जिस पूंजी के बेस पर शेयर को इशू किया जाता है, क्योंकि उससे अधिक इशू नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे एक नाम दिया है अंकित पूंजी, क्योंकि वो भी हो सकता है, क्योंकि अधिकृत पूंजी को नामित पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी या ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन यहां क्यों नहीं वो होगा? क्योंकि यहां पर पूछा है इसका आशय क्या है। ठीक है। प्राप्तियों भुगतान खाता कौन सा खाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वास्तविक खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। देखिए दो तरीके के खाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आगम शोधन खाता या प्राप्तियों भुगतान खाता। आगम शोधन खाता, ठीक ना, जो हमारा है या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो वास्तविक खाता होता है। और आय व्यय जो खाता होता है वो नाममात्र का खाता होता है। 86 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता सारांश होता है। भाई रोकड़ बही का ये सारांश होता है, जानते ही हैं। यदि किराया क्रय पद्धति के अनुसार, माने हायर परचेस सिस्टम के अनुसार बिका हुआ माल वापस होता है तो विक्रेता की पुस्तकों में क्रेडिट किया जाता है। किस नाम से क्रेडिट किया जाता है? कह रहा है कि किराया क्रय पद्धति के अनुसार बिका हुआ माल वापस होता है तो विक्रेता की पुस्तकों में किस नाम से क्रेडिट किया जाता है? जल्दी से बताइए। माल वापसी खाता के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किराया क्रय पद्धति में जोखिम हस्तांतरित होता है अंतिम किस्त भुगतान करने पर, संपत्ति का किराया क्रय मूल्य पर, संपत्ति का अवशेष मूल्य पर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 88 नंबर क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा? अंतिम किस्त भुगतान करने तक जोखिम किसका रहता है? बेचने वाले का रहता है। और अंतिम किस्त भुगतान कर देता है तो खरीदने वाले का हो जाता है। अगला है कि लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना हुई किस अधिनियम द्वारा? भारत के एडिटर जनरल द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एगो आप नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे है भाई। भारतीय लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना हुई अधिनियम द्वारा, एडिटर जनरल द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट द्वारा। ऑप्शन सी सही है।
खुदरा या लघु रोकड़ वही का शेष होता है, जो हमारा पेटी कैश बैक अकाउंट है उस शेष होता है, वो एक तरह से क्या होता है, एक संपत्ति होती है। 90, ठीक है। अगला क्या है, 91 नंबर। इसमें कह रहा है कि खाते का वर्गीकरण एवं संग्रहण किया जाता है। खाते का वर्गीकरण और संग्रहण कहाँ किया जाता है, जर्नल में, खाता बही में, आर्थिक चिट्ठे में, खाता बही में किया जाता है, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तलपट किस बही में से तैयार किया जाता है, तलपट किससे तैयार किया जाता है, खाता बही से तैयार किया जाता है। जनरल के बाद खाता बही तलपट। तलपट को किस नाम से जाना जाता है, परीक्षा सूची, याद रखे रहिएगा। अगला है दोहरा लेखा प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह क्या करती है, आयकर बचाती है, कम खर्चीली है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टम है, प्रणाली। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू हुआ, फेमा कब लागू हुआ, ये शायद रिपीट क्वेश्चन है, एक बार आया था, बताइए आप लोग। इसको रिपीट क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, ये भी शायद रिपीट क्वेश्चन है भाई। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम की शक्ति किसके पास है, भाई आरबीआई के पास है। ये भी शायद लग रहा है रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखते हैं अगला। यहां हमारा क्वेश्चन है अंकेक्षक नहीं है, अंकेक्षण है। अंकेक्षण का आशय लेखाकर्म से, लेखा पुस्तकों के विशिष्ट परीक्षण से, आंतरिक निरीक्षण से। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट है लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा लेखा अंकेक्षण से तात्पर्य लेखा पुस्तकों के विशिष्ट परीक्षण को ही हम अंकेक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में कब हुई थी। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1959, 1 अगस्त 1949, 1 जुलाई 1949। सही आंसर क्या होगा, 1 जुलाई 1949। अगला है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब लागू हुआ, 1949 में। ये सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का आकार प्रकार बदल गया। और 98 हो गया। अगला क्वेश्चन, स्वायत्त संस्था के रूप में हुई, बताइए स्वायत्त संस्था के रूप में संस्था की स्थापना कब हुई, बताइए। 1944। अगला है कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ भाई, जल्दी से बताइए। 1959। क्योंकि 65 में इसका नामकरण अच्छे तरीके से किया गया, लेकिन ये 1959 में ही ये एक्ट लागू हो गया था। इस तरह ये आप लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो 100 क्वेश्चनों का दूसरा मॉडल पेपर होगा जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके पास जाएंगे जो अलग अलग सब्जेक्टों के होंगे, जो स्टेट में भी उपयोगी है, अदर कंपटीशन में भी उपयोगी है। यदि वो आपके यूजफुल होगा तो उसे आप लोग देखते रहिएगा। दूसरा चीज़, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी इसका लिंक है या जो भी हमारा मैसेज वगैरह इन्फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड उस पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर ऐसे ही बने रहिए, दूसरे वीडियो का इंतजार करिए, और पिछला जो पेपर हुआ है ये ध्यान रखिएगा, उसको भी प्रैक्टिस हम करा देंगे। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, बाय।